अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रख रहे होंगे। सुस्ती नहीं पड़ी होगी आप लोगों को इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है। और ज़रूरी भी है इस वक्त सुस्ती से बचना। ऑल्दो कि हम सभी जब कोई इमीडिएट चैलेंज हमारे सामने ना हो तो वी ऑल गेट लेजी एंड लेथार्जिक। इट्स क्वाइट नेचुरल, बड़ा एक जेन्युइन सा फिनोमेना है हमारे साथ। हमें भी इवन एट दिस एज अगर कोई इमीडिएट चैलेंज नहीं होगा तो हम भी सारे के सारे क्या करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, चिल करेंगे, ईजी हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फोकस रखें। और फोकस रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने लिए कोई एक लिस्ट बना लें, टू डू लिस्ट उसको मैं कहता हूँ कि ये काम मैंने करने। और उसमें सिर्फ स्टडीज़ चाहे ना आप ऐड करें, मल्टीपल चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अपनी को हॉबी डेवलप कर लें, अपनी को स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे, फ़िज़िकल वेलबींग पे आपको टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें। अ वैरायटी ऑफ थिंग्स कैन बी डन। कोई को करिकुलर एक्टिविटी अडॉप्ट कर लें, कोई अदर देन जो सिलेबस बुक, कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें। टीवी तो फिर हमारे पास एक बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ही है, ठीक है। कोई सीज़न देखना शुरू कर दें, कोई कुछ इस टाइप का कुछ करना शुरू कर दें कि जिससे आप लेज़ी और लेथार्जिक फील ना करें। आज कल हमने इंट्रो किया था चैप्टर 10 का और थोड़ा सा मैंने आपको उसमें बता भी दिया था चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अब आज मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऊपर लिख ही देता हूँ मैं कि इट्स अ नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो चेंज और कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द नॉवल नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा। जिस दौर में ये नावल लिखा गया वो बड़ा ही एक क्या लें कि रेवोल्यूशनरी रेडिकल किस्म का दौर था और बेशुमार उसमें तब्दीलियाँ आ रही थी, बेशुमार चीज़ें उसमें हो रही थी। लेकिन जो सबसे एक बड़ी चीज़ थी वो थी कि दुनिया एक नए निज़ाम में, एक नए इकोनॉमिक सिस्टम में एडजस्ट कर रही थी। और उससे पहले फ्यूडलिज्म का दौर था। और बहुत ब्रीफली अब बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल से हम स्टार्ट से कर लेते तो फिर हम उसको शायद डिस्कस कर लेते। और उसके बाद फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में कैपिटलिज्म, वो दौर जिसमें हम आज ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें हम जिसमें ज़िंदा रह रहे हैं। फ्यूडलिज्म क्या था? हम ये समझते हैं नॉर्मली कि जी जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो फ्यूडल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक पूरे का पूरा निज़ाम था, पूरे का पूरा एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें एक फ्यूडल होता था और फ्यूडल के नीचे जो है वो सारे के सारे पेजेंट्स होते थे। और फ्यूडल सारा वो रोल परफॉर्म करता था जो आज के दौर में स्टेट करती है। बिल्कुल उसी तरह उसकी पुलिस होती थी, उसकी अदालतें होती थी, उसकी मतलब मिलिट्री होती थी, ठीक है। और उसकी जागीर की बाकायदा नेशनैलिटी हुआ करती थी। और ये जो सिस्टम था इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिफोर फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म से पहले क्या था? स्लेवरी का दौर था। अब स्लेवरी में क्या थे? नो राइट्स एट ऑल। गुलाम को कोई भी हक मुयस्सर नहीं होता था, नथिंग, उसका कोई हक ही नहीं था। इवन राइट टू लाइफ भी नहीं था कि अगर आका चाहता तो वो उसकी जान भी ले सकता था, उसका टोटल मालिक हुआ करता था।
तो उसके बाद यहाँ से ग्रो करते करते ये जब इंसान को लगा कि यार ये तो बहुत ही बदतमीजी है, तो उसने क्या किया, यहाँ से फिर वो आया इस पे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, एक आप विद द पास ऑफ टाइम ग्रो करते हैं। तो फ्यूडलिज्म पे आया। अब फ्यूडलिज्म क्या था, शेयर्ड सिस्टम था। %80 और 20% वेरिएशन होती थी थोड़ी बहुत। इसमें एक फ्यूडल होता था जिसकी लैंड होती थी सारी की सारी, ठीक, और कुछ पेजेंट्स होते थे जो बाकी सारे फ्यूडल के अलावा बाकी जितने लोग होते थे वो उसके रियाया होते थे, पेजेंट्स होते थे। वो ज़मीन पर काम करते थे और उसके प्रोडक्शन का 80% वो जाता था फ्यूडल के पास और 20% जाता था पेजेंट के पास। अब ये स्लेवरी की नस्ल बहुत अच्छा निज़ाम था। स्लेवरी में तो आपको देखें ना, कोई भी राइट अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ राइट्स आपको मिलना शुरू हो गए। सबसे पहले तो आपकी मलकियत कुछ ना कुछ आना शुरू होगी, 20% के मालिक बन गए आप। दूसरा ये कि ये जो 80% फ्यूडल के पास जाता था, इसके बदले में वो एजुकेशन, उसकी हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें उनका वो जिम्मेदार हुआ करता था कि भी ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन, कोई बैरूनी हमला हो गया तो वो आर्मी मेंटेन किया करता था, इंसाफ फराहम किया करता था। कुछ ना कुछ हुकूक अल्टीमेटली पेजेंट्स को मिलना शुरू हो गए और ये निज़ाम दुनिया में प्रिवेल कर रहा था। फिर कोई 1800 के करीब हम देखते हैं, इससे पहले ही थोड़ा बल्कि यहाँ पर आता है इन दोनों के बीच में ना ये आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, साइंस डेवलप कर गई, टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई, लोग एग्रीकल्चर से किस पे आ गए, फैक्ट्रियां लगाने पे आ गए। फैक्ट्रियां लगाने में क्या हुआ कि कैपिटलिज्म आया। अब थोड़ा और इसको ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, समझ लीजिएगा इसको। अब ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था ना, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे। नेगेटिव ज़्यादा थे। नंबर 1 तो क्या थी, बॉन्डेज थी, जबर का निज़ाम था। अब देखें, ऑल्दो के कुछ ना कुछ हुकूक मिल गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सी पाबंदियाँ थी। मसलन आप एक जागीर के पक्के गुलाम हैं, आप नस्ल दर नस्ल उसी के गुलाम हैं, आप अपनी जागीर भी तब्दील नहीं कर सकते। मतलब एक मैं फ्यूडल हूँ, एक XYZ और है, तो कोई बंदा चाहे कि वो फ्यूडल X की जागीर से निकल के फ्यूडल Y की जागीर में चला जाए तो वो नहीं जा सकता था, Y से निकल के Z में नहीं जा सकता था। फिर उसका जो बेटा है वो भी पेजेंट है, पेजेंट का बेटा भी पेजेंट है और फ्यूडल का बेटा भी क्या है, वो फ्यूडल ही है। तो ये बॉन्डेज थी। इसके बाद ये क्या थी, ये क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, तबकात थे। आपने याद है चैप्टर 6 में वो जब वो उसको बुलाती है मिशन स्कूल के बच्चों को, तो कैथरीन उसको कहती है कि आई एम लुकिंग बैक टूवर्ड्स, यू एंड दे आर लुकिंग बैक टूवर्ड्स द पास्ट एंड आई एम लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। इंग्लैंड विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। कि सोशल सिस्टम उनका ऐसा था कि क्लासेस बनी हुई थी, ये पेजेंट है, ये फ्यूडल है, ये पेजेंट है, ये फ्यूडल है, ये ऑफिसर है। तो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। और इसमें सोशल स्टेटस जो था वो स्टैग्नेंट था, लिबर्टी नहीं थी। मतलब एक मोची है तो उसका बेटा भी क्या बनेगा, मोची ही बनेगा, वो कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन एक इसकी जो अच्छी बात थी वो क्या थी, लैक ऑफ मटीरियलिज्म। कि यहाँ पे मटीरियलिज्म, पैसे की वो दौड़ उस तरह से शामिल नहीं थी। ठीक हो गया। अब पैसे की दौड़ शामिल क्यों नहीं थी, ये नहीं थी कि वो लोग बड़े नेक थे। पैसे की दौड़ इसलिए नहीं थी
कि सोशल स्टेटस तो लोगों को पता था स्टैग्नेंट है। एक पेजेंट को पता है कि मैं जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लूँ, आई विल रिमेन अ पेजेंट, मैं पेजेंट ही रहूँगा, मैं फ्यूडल नहीं बन सकता। जब उसको ये यकीन है कि आई कैन नॉट बी द फ्यूडल, तो वो क्या करेगा, वो फिर पैसा कमाने के लिए दौड़ धूप नहीं करेगा। फिर आया जी कैपिटलिज्म, इंडस्ट्री लगी। अब इंडस्ट्री ने, इन कैपिटलिज्म वालों ने जो सबसे पहला काम किया, जो पहला नारा लगाया, वो क्या लगाया, फ्रीडम का, कि हम आज़ादी देंगे, आप आज़ाद हैं अपनी मर्जी में, जिसके पास मर्जी काम करें, आपका दिल करता है इस फैक्ट्री में काम करें, इसको छोड़कर उस फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, यू कैन गो। ठीक, तो ये एक। इसके बाद इन्होंने बताया कि दे विल क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी, क्या हम कोई ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें सबको बराबर हुकूक हासिल होंगे। ठीक है, मतलब एक अमीर और गरीब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, कोई फ्यूडल नहीं होगा, कोई पेजेंट नहीं होगा, सब क्या होंगे, इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होंगे। ये इन्होंने एक नारा लगाया, लेकिन बाद में ये नारा सही साबित नहीं हुआ, इसलिए कि वो फ्यूडल और उसकी जो पेजेंट का फ़र्क था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक और फ़र्क बन गया। वो क्या है, वो द रिच एंड द पुअर का फ़र्क बन गया, अमीर और गरीब का फ़र्क बन गया। जैसे मतलब सपोज बज़ाहिर हम यही कहते हैं, अपने मुल्क की आप मिसाल देख लें, आइनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली तो क्या है कि सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ एक अमीर आदमी के साथ भी थाने में वही सलूक होता है जो एक गरीब आदमी के साथ होता है? नहीं होता। ये क्या अमीर आदमी को भी वैसे इंसाफ मिलता है जैसे गरीब आदमी को मिलता है? नहीं, वो उसको फ़ौरन इंसाफ मिल जाता है, गरीब आदमी बेचारा रुल जाता है। ठीक है, तो वो क्लासलेस सोसाइटी नहीं बन सकी, इसी वजह से इस पे बाद में फिर चेंज आया, क्रिटिसिज्म की गई, और यहाँ पर फिर सोशलिज्म डेवलप हुआ थोड़ा सा। वो अब लंबी बहस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। उनका नारा भी यही था कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि उसका बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों के पास जो वसाइल है ये होने नहीं चाहिए, ये सारे किसके पास आ जाएँ, स्टेट के पास आ जाएँ। ये एक डिबेट है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। पर इनका था कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। दूसरा इसमें क्या हुआ, सोशल स्टेटस वाज मोबाइल। अब यहां पर स्टैग्नेंट नहीं था, मतलब आज आप एम्प्लॉय हैं, आप 4 पैसे जमा कर लेते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयर हो जाएंगे। आप एक हजाम के बेटे हैं, आप पढ़ लिख जाते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई स्टेटस बना लेते हैं। और आप एक चौधरी साहब के बेटे हैं, लेकिन अगर आप निकम्मे हैं और अपनी ज़मीनें आप बेच देते हैं, तो क्या आ जाएंगे, आपका सोशल स्टेटस बिल्कुल गिर जाएगा। तो यहाँ पर सोशल स्टेटस मोबाइल हो गया, सबके लिए एक आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बन गई। लेकिन इसके साथ साथ क्या आया, इसके साथ साथ मटीरियलिज्म भी आया। अब ये सारी तमहीद आपको क्यों बताई मैंने, कि यहां पर इस सारे कुछ में जो चिप्स है वो बेसिकली फ्यूडलिज्म का एक तरह से नुमाइंदा है, उस पुराने दौर का नुमाइंदा है। और जो कैथरीन है वो कैपिटलिज्म की तो नहीं है, सोशलिज्म की है, लेकिन इट इज द सिंबल ऑफ, कैथरीन इज द सिंबल ऑफ न्यू एरा, ये नए दौर की नुमाइंदगी कर रही है। और इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आप देखते हैं कि चिप्स और कैथरीन बिल्कुल अपोजिट व्यूज रखते हैं। आप चैप्टर नंबर 4 अगर पढ़ें तो चिप्स बेनॉर्ड शॉ को इंतहाई नापसंद करता है, कैथरीन उसको पसंद करती है। वो हेनरी गिब्सन के बारे में कहता है कि विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, कैथरीन क्या कहती है, शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, वो उसको पसंद करती है। वो औरतों की आज़ादी का बिल्कुल हामी नहीं है, वो औरतों की आज़ादी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये पहले वाली
ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं चिप्स को। वो क्लास सिस्टम पे बिलीव करते हैं। आपको याद है लड़कों को जब वो बुलाने लगता है तो पहले वो उस पर तैयार नहीं होता। ब्रुकफील्ड के लोग भी, ब्रुकफील्ड भी चूंकि एक अपर मिडिल क्लास का स्कूल है, तो ब्रुकफील्ड के लोग भी उन गरीब लड़कों को वहाँ बुलाने पर तैयार नहीं होते, बिकॉज दे ऑल बिलीव इन क्लास बेस्ड सोसाइटी। दूसरी तरफ ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं? कैथरीन की तरफ। वो फ्रीडम पे बिलीव करती है, क्लासलेस सोसाइटी पे बिलीव करती है। वो कहती है इंग्लैंड विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। ठीक है, फ्रीडम पे बिलीव करती है, खवातीन की फ्रीडम पे बिलीव करती है। वो कहते हैं दे ऑट टू हैव एडमिशंस, दे ऑट टू हैव द राइट टू वोट, उनको वोट का इख्तियार भी मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। और इन दोनों की जो शादी है, मतलब इट वॉज वेरी मच पॉसिबल, मैं उधर लिख देता हूँ, जेम्स हल्टन के लिए पॉसिबल था कि वो 48 साल के चिप्स के साथ कोई 40 साल के हीरोइन ऐड कर दे, 45 साल की हीरोइन ऐड कर दे। लेकिन उसने बेसिकली ये नॉवल क्या रखा है? इट्स अ नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो चिप्स और कैथरीन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, it is actually a conflict of old and new era। ये डिफरेंस है, ये पुराने और नए दौर के ख्यालात में तजाद है कि नए दौर के लोग कैसे सोचते थे और इनकी ये जो शादी है, इनकी ये जो मैरिज है, इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ मर्जर ऑफ ओल्ड एंड न्यू एरा। ऐसा नहीं है कि चिप्स का कैरेक्टरलेस आदमी था कि 48 साल की उम्र में उसने 25 साल की लड़की से शादी कर ली, ऐसा नहीं था। जेम्स हल्टन ने इसलिए एज डिफरेंस जनरेशन गैप रखा है, जो 25 साल इनका है टोटल, ऑलमोस्ट कोई 23 साल का फर्क है ना, और जनरेशन गैप कितना होता है? जनरेशन गैप भी होता है 25 इयर्स का। तो ये बेसिकली उसने इनका जो गैप है ना, कैथरीन और चिप्स की उम्रों का जो फर्क है, दैट इज एक्चुअली टू रिप्रेजेंट द जनरेशन गैप ऑफ दैट एरा, कि पुराना दौर फ्यूडलिस्ट दौर कैसा सोचता था और नया कैपिटलिस्ट दौर कैसे सोचता था। ठीक है, और इनका जो मर्जर है, जो इनके मैरिज है, वो भी इन दोनों का मर्जर है कि किस तरह पुराना दौर नया दौर ये आपस में मिलते हैं और एक नए दौर की तख्लीक करते हैं। किस तरह पुरानी वैल्यूज़ और नई वैल्यूज़ ये आपस में मिलती हैं और एक नई सेट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं। तो ये अपने अपने दौर का नुमाइंदा है। अच्छा, ये बड़ा नॉवल निगार वही होता है कि जो अपने सिर्फ ज़ात की नुमाइंदगी ना करे, बल्कि अपने अहद की नुमाइंदगी भी करे। तो जेम्स हल्टन का ये नॉवल इसलिए लाजवाब है कि अगर हम इसको पढ़ लें तो हमें उस दौर के इंग्लैंड की जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आप बच्चों से कल मैंने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे कि कैथरीन इतनी जल्दी आकर उसकी डेथ क्यों हो जाती है। अब देखिए, चिप्स के नेगेटिव्स उसने यहां पर दिखा दिए कि वो इन सारी चीजों पे बिलीव करता है। ये उसके सारे नेगेटिव्स हैं ना। और कैथरीन के ये तीनों चीजें उसने किसके तौर पर दिखा दी? पॉजिटिव के तौर पर। लेकिन अब उसने क्या करना था, आगे क्या करना था कि जो फ्यूडलिज्म है उसकी ये एक पॉजिटिव चीज दिखानी थी। ये क्या है? लैक ऑफ मटेरियलिज्म उसकी एक बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी की, रैट रेस नहीं थी। इसको तो वो दिखा देगा
थ्रू मिस्टर चिप्स। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या करना है, जो कैपिटलिज्म का एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, कि उसने ठीक है आज़ादियाँ दी, क्लासलेस सोसाइटी ख़त्म, क्लासलेस सोसाइटी बना दी, सोशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक उसका बहरहाल एक नेगेटिव भी था। अब जो पॉजिटिव है कैपिटलिज्म के, वो तो उसने किसके थ्रू शो कर दिए हैं, कैथरीन के थ्रू शो कर दिए। लेकिन अब कैथरीन को अगर आप देखें तो अभी तक उसने एक बड़े सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग के तौर पे पेश किया, बड़े एक हीरोइक फिगर के तौर पे पेश किए, कि जो ना सिर्फ खुद एक शानदार खातून है, एक शानदार इंसान है, बल्कि वो इतनी शानदार है, इतनी एक्सप्रेसिव है, इतनी डोमिनेंट है कि वो चिप्स को भी चेंज कर देती है। वो चिप्स जो हमने कल के लेक्चर में किया कि जो फर्स्ट हाफ में हमें टोटल एक विलन नज़र आता है, कैथरीन के आने से क्या होता है, कैथरीन के आने से उसकी पॉपुलैरिटी बनना शुरू हो जाती है, लोग उसको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, वो पॉजिटिव फील करना शुरू कर, मतलब कैथरीन की पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव है, इतनी डोमिनेंट है और इतनी एक परवेसिव किस्म का उसका इम्पैक्ट है थ्रू आउट पूरे स्कूल में। याद है आपको, वो कहते हैं कि कैथरीन कॉन्कर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कॉन्कर्ड चिप्स, कि उसने ना सिर्फ चिप्स बल्कि ब्रुकफील्ड को भी फतह कर लिया था। इतनी मैसिव पर्सनालिटी, इतनी ग्रैंडर वाली पर्सनालिटी, उसको वो क्या करते हैं, अब उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना, क्योंकि अगर उसने मटेरियलिज्म के पॉजिटिव्स दिखाए हैं तो नेगेटिव भी तो कहीं दिखाना है ना। अब वो नेगेटिव्स को क्या करता है, कैथरीन की ज़ात में ऐड करना नहीं चाहता। एक जो सुपर हीरोइक क्रिएचर उसने तख्लीक की, एक जो सुपर हीरोइक करेक्टर उसने तख्लीक की है, अब उसका डिमाइज, उसकी जो डाउनफॉल है, उसको दिखाने का ख्वाहिशमंद जेम्स हल्टन नहीं है। उसकी किरदार में कोई बुरी बात दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पर कैथरीन डाइज। सो बजाय एक नेगेटिव दिखाने के, उसने क्या किया है, कैथरीन को वहाँ पर एज ए हीरोइन, एज ए प्रोटैगनिस्ट ही, एक शानदार इंसान के तौर पर ही क्या किया है, उसकी डेथ दिखा दिया, कि वो उसी अपनी अजमत की हालत में, उसी ग्रैंडर की हालत में उसने क्या किया है, उसका इंतकाल हो गया है। और chooses a new character, Ralston, to show materialism। और ये जो मटीरियलिज्म है, ये जो बुराई है, कैपिटलिज्म की जो बुराई है कि वो मादा परस्ती बहुत आ जाती है उसमें, उसको शो करने के लिए वो एक नया करेक्टर इंडक्ट कर देता है, दैट इज़ द न्यू हेडमास्टर, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वो उस हेडमास्टर का नाम क्या है, रॉल्स्टन है। सिर्फ अपने उस सुपर हीरोइक करेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मैंने करेक्टर पेंट किया, इतनी शानदार इंसान को मैंने पोर्ट्रे किया है कि वो ब्रुकफील्ड को भी जीत देती है, वो चिप्स को भी जीत देती है, वो उसके अपने ख्यालात भी बड़े शानदार हैं, नए दौर की नुमाइंदा है, हर चीज़ अच्छी कर रही है, बेहतरीन कर रही है। उसके हाउस मास्टर्स की वाइफ जो हैं वो भी उससे इम्प्रेस हैं, बच्चे भी उससे इम्प्रेस हैं, जो ईस्टर्न एंड लैड्स हैं वो भी उससे बड़े मुतासिर हैं, ये सारे कुछ हैं। तो फिर वो क्या चाहता है, फिर वो ये चाहता है कि इतने हीरोइक कैरेक्टर का जो डाउनफॉल है वो किसी नेगेटिव पॉइंट पर होना नहीं चाहिए, उसमें कोई मॉरल फ्लॉ दिखाना नहीं चाहता। इसलिए उस मॉरल फ्लॉ को डिपिक्ट करने के लिए एक नया कैरेक्टर ऐड करता है, दैट इज रॉल्सन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये पहले सारे नेगेटिव्स चूंकि उसने चिप्स के साथ एसोसिएट किए हुए थे, तो चिप्स पहले हाफ में क्या था, विलन था। अब यहाँ से चिप्स का पॉजिटिव रोल शुरू होगा, जो मैंने आपको बताया था कि पहले हाफ में चिप्स विलन है, दूसरे हाफ में चिप्स क्या है, हीरो है। तो यहाँ पर जाकर चिप्स का
फिर एक पॉजिटिव रोल शुरू होता है। यहाँ से चिप्स एज ए हीरो इमर्ज करेगा, लेकिन कैथरीन को विलन बनाने की बजाय उसने क्या किया है, कैथरीन की कहानी वहीं पे एज ए हीरो ही ख़त्म की है और विलन के तौर पर क्या किया है, एक नया कैरेक्टर ले आया है। और यहाँ पर फिर वो जो नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट है वो भी स्ट्रेंथन होगा कि पहले कॉन्फ्लिक्ट किस में था, चिप्स में और कैथरीन में, कि ये पुराने ख्यालात रखता था, वो न्यू ख्यालात रखती थी। अब जो नया कॉन्फ्लिक्ट है, मैं तो लिख देता हूं, जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करने जा रहे हैं, दैट विल बी between chips and Ralston। ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। चैप्टर 1 में ही आपको याद है कि वेदर बाय उसको कहते हैं कि मिस्टर चिपिंग यू आर अ यंग मैन एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये यूथ और एज का कॉम्बिनेशन है ना। फिर चिप्स भी, जेम्स हटन भी कहता है वेदर बाय के थ्रू, वेदर बाय उसको समझाता है बेसिकली कि यू आर फुल यंग एंड इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। और कहते हैं यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, कि जवानी और बुढ़ापा बड़े अच्छे से कंबाइन करते हैं। और यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, क्योंकि रॉल्स्टन चिप्स इस वक्त आप कह लें जब ये इवेंट होता है तो चिप्स है 52 इयर्स का और रॉल्स्टन दैट इज, तो यहां भी जवानी और बुढ़ापे का वही कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट में क्या था, चिप्स यंग था, वेदर बाय बूढ़ा था, फिर चिप्स बूढ़ा था, कैथरीन यंग थी। अब क्या है, चिप्स बूढ़ा है और रॉल्स्टन यंग है और उनके ख्यालात और नज़रियात भी एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। सो ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स अ नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप बच्चों से इंतहाई माजरत, बट ये 1-2 लेक्चर्स आपको नॉवल के बिल्डअप के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि अब नॉवल बिल्कुल टर्न अराउंड कर जाएगा 100%, एक 180 डिग्री का चेंज आपको नज़र आएगा कि जहाँ चिप्स के आप पहले नेगेटिव्स देख रहे थे, अब आप क्या करेंगे, चिप्स के पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स देखेंगे। और नेगेटिव के लिए उसने कैथरीन को नहीं चूज़ किया, कैथरीन को उसने एज ए हीरो ही, एज ए हीरोइक फिगर ही उसका डिमाइज दिखा दिया, डेथ दिखा दी है। और नेगेटिविटी, कैपिटलिज्म की नेगेटिविटी को शो करने के लिए उसने एक और कैरेक्टर इंडक्ट किया है, दैट इज रॉल्स्टन। ठीक है बेटे, होपफुली आप लोगों को इसका पूरा एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि क्यों इनकी एज में इतना डिफरेंस था, क्यों कैथरीन की डेथ हो जाती है, क्यों मुसलसल ये जवानी बुढ़ापा चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि ये 2 मुख्तलिफ निज़ामों को, 2 मुख्तलिफ दौर को, 2 मुख्तलिफ अदवार को शो कर है। एक फ्यूडलिज्म है और एक कैपिटलिज्म है। ठीक है जी, बस इसी के साथ ही हम आज अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं बेटे। कल से डेफिनेटली हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे फिर, और होपफुली नावल को आप बहुत, जो उसका बैकग्राउंड था, जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन था वो सारा हो गया। अब थ्रू आउट हमने क्या करना है, आगे नावल ही पढ़ना है और इंशाल्लाह बहुत मज़े से पढ़ेंगे। यू विल फील कि हाँ यार वाकई नावल पढ़ने का मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत हीरोइक, बड़ी हिस्टोरिक नावल है और इसको हम मत मारते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको चिप्स बोरिंग नावल लगता है उसने यकीनन किसी बोरिंग उस्ताद से पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।